तो विदाउट एनी डिले हम अनिल जी को आमंत्रित करते हैं कि अपनी बातें वो रखें। जिनको सवाल पूछना हो वो हैंड रेज केवल कर देंगे, हम नाम उनका नोट कर लेंगे, बाद में उनको हम बुला लेंगे, वो अपनी बातें कहते जाएंगे, नोट करते जाएंगे हम। या क्वेश्चन आप लिख के भी भेज सकते हैं, उसको भी हम नोट कर लेंगे। अनिल जी आप। आप म्यूट है सर, अनिल सर, अनम्यूट योर सेल्फ। माइक ओपन करिए, माइक ओपन करिए। सभी साथियों को धन्यवाद, और विशेष तौर पर अरुण कुमार जी को, जो गाजीपुर से एलपीएफ के कन्वीनर हैं, और एलपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय रखने के लिए, और इस बात के लिए भी कि उन्होंने एआईपीएफ को इनवाइट किया है। हमारे बीच कुछ एक साथी जैसे डॉक्टर नारायण राव तेलंगाना से हैं, और थोड़ी उनको हिंदी में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बीच बीच में हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे। मिक्स लैंग्वेज सर। हाँ, मिक्स लैंग्वेज। I can understand. हाँ, But I cannot speak. yes, yes, yes. When you speak, you of course you speak in English. Yes. So, प्रोफेसर अजय मिश्रा जी ने और अमित कुमार ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेस किए हैं। असल में ये एक ऐसा विषय है जो जिसमें काफ़ी समय और काफ़ी डिस्कशन की आवश्यकता है। नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन दिस टॉपिक ऑफ मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इन द प्रेजेंट डे, आज के युग में। और जब हम आज का युग कहते हैं तो हम 21वीं सदी के 25 साल गुजार चुके हैं। आज के ज़माने में 25 साल में उतनी घटनाएं होती हैं जिसमें पहले 125 साल में नहीं होती थी। तो बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, और उसी के साथ मार्क्सिज्म को बदलने की आवश्यकता है। अगर मार्क्सिज्म नहीं बदलता है तो वो समय से पीछे रह जाएगा। जैसा कि लेनिन ने कहा था, मार्क्सिज्म इज नॉट ए डॉगमा बट ए गाइड टू एक्शन। मार्क्सिज्म जड़ सूत्रवाद नहीं, बल्कि ये हमारे दिशा निर्देश का एक जरिया है, एक सिद्धांत है। लेकिन मैं समझता हूं कि अक्सर ही इस सिद्धांत का उल्लंघन, इस वैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लंघन अपने को क्रांतिकारी कहने वाले, अपने को वामपंथी और कम्युनिस्ट कहने वालों ने किया है। उनके कई लोगों ने समय समय पर खास विशेष फेजेस में किया है। The communists and the Marxists have not always followed this dictum, the scientific dictum presented by Lenin himself. लेनिन ने एक और बात कही, और ये जो बहस हम लोग कर रहे थे, आपसे भी कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि भारत में कैसे लागू करने की बात, इसको अमित जी ने भी उठाई और उनसे पहले और साथियों ने भी उठाई। Some people have raised that question कि अल्लाह का नाम लेकर के अफगानिस्तान की क्रांति और इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो ये डिलेमा हमारे सामने नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी लेनिन ने एक बात कही कि डोंट कॉपी रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति की नकल ना करें। सबसे बड़ा खतरा लेनिन के सामने, लेनिन ने इसे पहले पहचाना। सबसे पहले रूसी क्रांति के बाद दुनिया भर के डेलीगेशंस उनसे मिलते थे, खास करके एशिया वेशिया से, भारत के, चीन के, मंगोलिया, तुर्की, ये वो। और उन्हें, लेनिन को सबसे बड़ी आशंका थी कि ये हमारा ब्लाइंड कॉपी करें और रूस के अनुभवों को अंधे होकर के अपने अपने देशों में लागू करें। तो उन्होंने एक बात कही कि मार्क्सिज्म को एबीसी से एशिया में
फिर से डेवलप करना पड़ा। मार्क्सिज्म हैज टू बी डेवलप्ड इन एशिया फ्रॉम ABC, क ख ग से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि एशिया के कंडीशंस का बिल्कुल अलग है। हाँ, तो अनिल सावंत जी ने एक कमेंट भेजा है। उसी तरह से बल्कि मार्क्स ने खुद कास्ट के बारे में लिखा। मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से कास्ट का एनालिसिस किया है, और कहीं भी मार्क्स ने ये नहीं कहा कि उन्होंने यूरोप के बारे में जो कहा वो ज्यों का त्यों एशिया में लागू होता है। मार्क्स और लेनिन इसके बारे में बहुत सचेत थे इस बारे में। और अगर आप उनके लेख पढ़ें, उनका कलेक्शन है एक मार्क्स का, द प्री कैपिटलिस्ट सोशल इकोनॉमिक फॉर्मेशंस, प्री कैपिटलिस्ट सोशल इकोनॉमिक फॉर्मेशन, प्राक पूंजीवादी सामाजिक आर्थिक संरचनाएं, जिसे एक ही एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक विशेष तौर पर मार्क्स का योगदान। तो मार्क्स सेड दैट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, समाज विकास के जो स्टेजेस हैं जो यूरोप में, तो ज्यों के त्यों एशिया में लागू नहीं होते, और इसलिए उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की एशियाई पद्धति की अवधारणा प्रस्तुत की। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्क्स और लेनिन खुद, मार्क्स एंड एंगल्स themselves, Marx, Engels and Lenin themselves were fully aware of the class and caste and other differences in the Asiatic societies. उस किताब में प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में या एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में मार्क्स ने क्लास की अवधारणा, वर्ग की अवधारणा का बहुत कम इस्तेमाल किया है, बहुत कम मिलता है इसमें। क्योंकि एशिया में उस समय जब मार्क्स के युग में वर्गों का विकास नहीं के बराबर, आधुनिक वर्गों का, पूंजीपति और सर्वहारा। और लेनिन ने भी मंगोलियाई क्रांतिकारी पार्टी का जब डेलीगेशन आया तो उन्होंने इस बात के लिए उन्हें मना किया कि क्रांतिकारी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी न बने। लेनिन एशिया में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाने की जल्दीबाजी के खिलाफ, क्योंकि उनका ये कहना था कि एशिया के देशों में वर्गों का विकास, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्लासेस हैज नॉट येट टेकन प्लेस। वर्गों का विकास अभी ठीक से नहीं हुआ, and therefore we cannot just turn everything into communist ideology or communist colors. We should not give communist color to the democratic bourgeois democratic revolution. एशिया के बुर्जुआ पूंजीवादी जनवादी क्रांति को हमें कम्युनिस्ट रंगों में नहीं रंगना चाहिए। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सेकंड कांग्रेस 1920 में जो हुई थी उसमें लेनिन का बयान। खैर, इस पर इन सारी बातों पर बहस की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे कम्युनिस्ट और वामपंथी इन बातों को भूल जाते हैं। जो विविधता है एशिया में और समूचे दुनिया के समाज में, हमारे देश के समाज में, समय समय पर जो चरम और संकीर्ण विचारों के क्रांतिकारी हैं वो बहुत जल्दी क्रांति करने के चक्कर में ठोस जो रूप है, कॉन्क्रीट फीचर्स ऑफ सोसाइटी दे फॉरगेट। समाज के जो ठोस रूप हैं उनको भूल जाते हैं, सच्चाइयों को भूल जाते हैं। अल्लाह का नाम लेना है कि नहीं, गॉड का लेना है कि नहीं, और किसी चीज का लेना है या नहीं लेना है, ये हम नहीं तय कर पाएंगे। जो क्रांतिकारी है वो नहीं करेंगे। जनता के बीच में है ये वास्तविकता।
क्रांतिकारियों को क्रांति अपने लिए तो नहीं करनी, क्रांतिकारियों को सामाजिक परिवर्तन जनता के लिए करना है। तो जनता की जो चेतना है, उनकी समझ के जो टूल है, टूल्स ऑफ नॉलेज, टूल्स ऑफ एक्शन जो जनता के हैं, उन्हीं को लेकर चलना पड़ेगा। हम उस पर थोप नहीं सकते। उसका उदाहरण वियतनामी क्रांति है। देखिए हो ची मिन्ह ने कैसे वहां की परिस्थितियों में क्रांति के तौर तरीकों को ढाला। Vietnamese revolution is an example of how the Marxist ideology was combined with nationalist ideology. और इसलिए हो ची मिन्ह ने कहा कि वियतनाम की क्रांति नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म। वियतनाम में हो ची मिन्ह इसलिए सफल हुए क्योंकि वो नेशनलिज्म के प्रतीक थे। जो क्रांतिकारी होता है, जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो नेशनलिज्म से, राष्ट्रवाद से दूर नहीं जा सकते। उन्हें राष्ट्रवाद को जब तक वो प्रतीक नहीं बनते हैं, तब तक वो जनता के बीच में अपना नेतृत्व कायम नहीं कर सकते। इंडिया में पीसी जोशी उसके एग्जाम्पल है। चीन में माओ है, हालांकि माओ बाद में भटक गए। माओ की आलोचना भी वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का जो डिटेल्ड रेजोल्यूशन ऑन हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है 1981 में किया गया। इसे बहुत विस्तृत समालोचना कहिए की गई। उसी तरह से क्यूबा और कास्ट्रो की लीडरशिप जो है, एक अलग ढंग से क्रांति हुई है वहाँ। और कास्ट्रो ने एक किताब लिखी है, वो लंबी बातचीत का नतीजा है, जिसमें उन्होंने फिडल ऑन मार्क्सिज्म एंड रिलीजन, फिडल ऑन मार्क्सिज्म एंड रिलीजन में उन्होंने सोशलिज्म और ईसाई धर्म के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या तरीकों में अंतर है, इस पर विस्तृत विचार किया है। चर्च के साथ उनकी बातचीत की और उन्होंने यहाँ तक कहा है कास्ट्रो ने कि दोनों के उद्देश्य सामाजिक आर्थिक एक ही, तरीके हमारे अलग अलग। ये कास्ट्रो ने समझा अपने देश की सबके समाज को। आज लैटिन अमेरिका में हम देखते हैं कि व्यापक तौर पर व्यापक शक्तियाँ, ब्रॉड फोर्सेस इन लैटिन अमेरिका, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर सोसाइटी। अब मैं कुछ दूसरे बातों पर आना चाहूँगा, और वो ये है कि आज हम 21वीं सदी में रहते हैं और 21वीं सदी में जैसा कि मैंने कहा कि 25 साल गुजर चुके हैं। सन 2000 में या 2001 में मोबाइल कुछ लोगों के हाथ में था। आज 25 साल के बाद लगभग हर आदमी का मोबाइल, और मोबाइल साधारण मोबाइल नहीं बल्कि स्मार्टफोन। खाना नहीं मिले लेकिन मोबाइल रहना जरूरी, तो खाने से भी अधिक आवश्यकता उसकी हो गई है। मोबाइल अगर हम भूल जाए तो लगता है कि हम खुद को भूल गए हैं, खुद खो गए हैं। We feel lost when mobile is lost. So this shows the technological revolution that we are going through. जो महान तकनीकी क्रांति और सूचना क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति चल रही है 21वीं सदी में, इसका बड़ा गहरा असर हमारे रहन सहन, तौर तरीकों, वर्गीय ढांचे और हर तरह के ढांचे पर पड़ता है। हम एक शब्द लगातार इस्तेमाल करते हैं, सर्वहारा, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या ये वही सर्वहारा है जिसकी बात हम पहले करते रहे, या जिसकी बात मार्क्स और लेनिन ने कही। आज वो सर्वहारा नहीं है, उसके चरित्र में, उसके ढांचे में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आज से लगभग 50 साल पहले डैनियल बेल ने लिखी एक किताब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो आज काफी हद तक सही साबित हो रही है कि वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग के ढांचे में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और उन्होंने ये कहा कि मजदूर वर्ग उत्पादन से हटकर अब सर्विसेज में जा रहा है। The main structure of the working class is constituted by the services, not by production. ये एक फंडामेंटल चेंज समाज में हुआ है। हमारे उत्पादन के साधन बदल रहे हैं और आज हम सचमुच में देख रहे हैं कि हमारे देश में और दुनिया में वर्किंग क्लास प्रोडक्शन की तुलना में सर्विसेज में ज्यादा है, सेवाओं में ज्यादा है। इस वर्किंग क्लास की सोच क्या है? ये कहाँ तक सर्वहारा है या सर्वहारा के की परिभाषा में ये फिट होता है कि नहीं? वेदर इट फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोलेटारिएट एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए एक मार्क्सिस्ट को सबसे पहले समाज के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो डिटर्मिनेशन है उसको समझने की आवश्यकता है। हाउ सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कार्ल मार्क्स के कैपिटल वॉल्यूम 1 में पूरा चैप्टर है मशीनरी के बारे में, द डायलेक्टिक्स ऑफ मशीन। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले ये सब लिखने से पहले स्टीम इंजन का अध्ययन किया। स्टीम इंजन कैसे काम करता है, कैसे पैदा हुआ, इसकी शक्ति क्या है, इसके मैकेनिक्स क्या है। मैं समझता हूँ कि आज शायद ही कोई कम्युनिस्ट लीडर, कोई मार्क्सिस्ट आज के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स का गहराई से अध्ययन करता हो। अगर हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं तो हम मार्क्सिज्म को लेवल पर 21st सेंचुरी तक नहीं पहुंचा सकते। अगर मैनिफेस्टो पढ़े, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उसमें क्या कहा गया कि मार्क्सिज्म वर्ड नहीं यूज किया, साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म सबसे एडवांस्ड थिंकिंग है, सबसे एडवांस्ड थिंकिंग। साइंटिफिक सोशलिज्म से ज्यादा एडवांस कोई थिंकिंग नहीं। लेकिन वो एडवांस सभी रहेगी ना। जब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर के वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तनों को हम समझें और उसको आत्मसात करें। Assimilate means you have to make this technological revolution part and parcel of Marxism. मार्क्सिज्म इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का उसमें अध्ययन किया जा रहा है। आज के वैज्ञानिक समाजवादी और मार्क्सवादियों को ये सवाल से पूछना चाहिए कि हमने कब तक, कहाँ तक आज की वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का अध्ययन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है, ये एक थियरी ऑफ नॉलेज है, ये एक ज्ञान का सिद्धांत है। इस ज्ञान के सिद्धांत को हमें सिद्धांत को, मार्क्सवाद को विकसित करने के लिए अपनाना पड़ेगा। मार्क्सवाद के 3 हिस्से होते हैं, मटेरियलिज्म, दूसरा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तुलनात्मक भौतिकवाद एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। हमारा ज्ञान का सिद्धांत आज क्या है? हमने आज की बदलती हुई परिस्थितियों दुनिया में उसका अध्ययन करके मार्क्सवाद को, मार्क्सवादी चेतना को, मार्क्सवादी सिद्धांत को कितना ऊपर उठाया है। आज जब बात हो रही है कि क्रांतिकारी आंदोलन, आज का वामपंथी कम्युनिस्ट आंदोलन पीछे रह जाता है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है या सत्ता में क्यों नहीं आता, उसका एक उदाहरण, एक जवाब इसमें कि योर थियरी इज लैगिंग बिहाइंड रियलिटी। थियरी ऑफ मार्क्सिज्म इन आवर हैंड्स, मार्क्सवाद जो हमारे हाथ में है
जो पहले मार्क्स और लेनिन के हाथ में था, वो लेनिन के हाथ में था, आज हमारे हाथ में है, वह समय से पीछे रह जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का अध्ययन नहीं। तकनीकी क्रांति उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लाता। आज बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है दुनिया। सबसे पहले मेरी समझ में इसका अध्ययन आवश्यक। इससे पहले कि हम वर्गीय, जातीय ढांचे, सामुदायिक ढांचे और अन्य ढांचों का अध्ययन करें, बिफोर वी स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर, द थियरी, द प्रैक्टिस ऑफ रेवोल्यूशन, द पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो ऑन, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड what is the nature of the present day technological revolution. ये मत समझिए, हम ये नहीं समझ बैठे कि जनता का इससे कोई संबंध नहीं। जनता का आज के टेक्नोलॉजी से बहुत गहरा संबंध है। और शुरू में ही मैंने कहा कि आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में, और इसका मतलब है कि सूचना हर व्यक्ति के हाथ में। ये सूचना सही हो सकती है, हो सकती है, लेकिन है सूचना के साधन उसके हाथ में। आज का मोबाइल फोटोग्राफी नहीं करता है, सिर्फ हम बातचीत नहीं करते हैं, उसके जरिए हम बहुत सारे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, देश दुनिया के साथ संपर्क में रहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब है कि तकनीकी क्रांति जो बहुत तेजी से चल रही है, वह आज उत्पादन का साधन ही नहीं, सूचना का साधन बनता है। एआई क्या है? आज से 5 साल पहले याद कीजिए, एआई के बारे में जब बात हम लोग करते थे, एआईपीएफ के सेमिनार्स वगैरह में, तो बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते थे। एआई बहुत दूर की चीज लगती थी, लेकिन 5 वर्षों के बाद आज, अभी पटना में हमने फरवरी में सेमिनार किया और उसका एक ब्रॉड किस्म का विषय था, लेकिन हर कोई अपने मन से, अपने आप, अपने पेपरों में एआई के बारे में बात करता हुआ पाया गया। आज एआई एक वास्तविकता बन चुका है। मार्क्सिज्म का एआई से क्या संबंध है? मार्क्सिज्म एआई के बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये बात सामने आनी चाहिए। आज का मार्क्सवाद एआई और रोबोटिक्स को कितना अपना सका है, बहुत सारे सवाल पैदा हो। हम लोग अमित हर संडे को स्टडी सर्कल चलाते हैं एआईपीएफ के तरफ से, उसमें ये बात होती है हमारे सेमिनार कि आज एआई और रोबोटिक्स के चलते आज के जो मूल सिद्धांत हैं, आज जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो रहा है, उसके चलते मार्क्स के कैपिटल के बहुत सारे सिद्धांत, वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम का जो सिद्धांत है, मूल्य संबंधी श्रम का सिद्धांत, जो मार्क्स के कैपिटल पूंजी का एक आधार, कई आधारभूत अवधारणाओं में से एक है, आज उस पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है। क्या वस्तु उत्पादन में, वस्तु में पहले के समान मूल्य शामिल होता है? जहां ऑटोमेशन है या जहां सेमी ऑटोमेशन है, वहां वस्तु उत्पादन तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उसमें, उस वस्तु में भौतिक मूल्य कितना जोड़ा जाता है, उसका जो वास्तविक मूल्य है वस्तु का, वो तो गिरता जा रहा है। इसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, रिफ्किन ने, अजय जी अनुमति चाहते हैं मीटिंग छोड़ने के, चलिए आराम कीजिए। तो इसके बारे में बातें हो रही हैं दुनिया के मार्क्सवादी सर्कल में। आज श्रम की भूमिका उत्पादन में बढ़ रही है, घट रही है, या श्रम और श्रम शक्ति, लेबर पावर की जगह मशीन ले रहा है? अगर मशीन ले रहा है
तो उससे वैल्यू संबंधी जो पूरा सिद्धांत, वस्तु के मूल्य संबंधी जो पूरा सिद्धांत है, उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती जा रही है। और इसलिए 21वीं सदी का समाजवाद कैसा होगा, इन नई मशीनों के आधार पर। इस मशीनी क्रांति का एक और नतीजा है कि वित्त पूंजी बढ़ रही। आज ये कहना पड़ेगा बड़े दुख के साथ कि साम्राज्यवाद विरोधी चेतना में कमी आई हमारे देश में। मैं उन सवालों में नहीं जा रहा हूँ, जाति और वो सारे सवाल हो, आप लोग ये अमित जी और दूसरे लोग बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं इन सवालों पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि साम्राज्यवाद विरोधी जो संघर्ष होना चाहिए हमारे देश में और दुनिया में, साम्राज्यवाद विरोधी जो चेतना जो पहले थी वियतनाम युद्ध के समय में या और दूसरे समय में, आज उसमें भारी कमी आई है। हमारे देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। भले ही कितना भी टैरिफ लगा दे, लेकिन हमारे देश में उसके खिलाफ सड़कों पर या अखबारों में भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो। क्यों? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, क्या एनालिसिस? चाइना पर लगाया, इंडिया पर लगाया और लगाने की धमकी दे रहा है। इसका क्या कारण? ये तो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इसका कारण अवश्य ही साम्राज्यवादी व्यवस्था के गर्भ में, उसकी गहराई में खोजने की आवश्यकता है। और इसका एक कारण ये हो सकता है कि आज का जो साम्राज्यवाद है, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, तो बड़ी तेजी से वित्तीय पूंजी का रूप धारण करता है। वित्त पूंजी अमेरिका और दूसरे देशों में हावी हो रहे हैं। वित्त पूंजी उत्पादक पूंजी को एक तरफ कर दे रही है। वित्त पूंजी और उत्पादक पूंजी, फाइनेंस कैपिटल एंड प्रोडक्टिव कैपिटल के बीच का टकराव बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मार्क्स के सिद्धांत को, पूंजीवाद के, पूंजीपति वर्ग के सिद्धांत को ज्यों का त्यों लागू नहीं कर सकते। आज हम जब फाइनेंस कैपिटल से लड़ते हैं, और लड़ना चाहिए, इस लड़ाई में कमी है, तो हमें उत्पादक पूंजी के हिस्से को अपने व्यापक जनवादी मोर्चे में शामिल करना होगा। समूचे पूंजीपति, उत्पादक पूंजीपति वर्ग, हमारे देश में इसे MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु, छोटा और मझोले किस्म का पूंजीवाद, ये हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। आज की जनवादी क्रांति के दौर में उसे हमें साथ में लाना पड़ेगा। उसे जनवादी शक्तियों को अपने साथ ला करके साम्राज्यवाद के खिलाफ और वित्तीय पूंजी के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। एक और सवाल, एक और प्रश्न जो सवाल मैं पेश करना चाहता हूँ, और कहते फिर समाप्ति की ओर बढ़ूंगा। समय बहुत कम है और भी साथी बोलना चाहेंगे अवश्य ही। और वो दो चीजें हैं, आज के समाज की बनावट बदलती जा रही है। पुराने वर्ग बदल रहे हैं, कुछ वर्ग खत्म हो रहे हैं, कुछ वर्ग बदल रहे हैं, जैसे मजदूर वर्ग भी है, पूंजीपति वर्ग बदल रहा है, किसान वर्ग बदल रहा है, नए किस्म के टेक्नीशियंस, इंजीनियर, युवा वर्ग, जो कंप्यूटर और माइक्रोचिप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, वो उभर रहा है तेजी से। शहरों में शहरों की संख्या बढ़ रही है, शहरों में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है। इसके बहुत सारे दूसरे कारण। इसका मतलब है कि वामपंथी जनवादी आंदोलन को, अपने को शहरों की ओर उन्मुख करना पड़ेगा। The whole democratic and left movement has to reorientate itself towards the urban areas. सिर्फ गांव में रहने से काम नहीं चलेगा। गांव में भी कोई बहुत मजबूत नहीं है जनवादी वामपंथी आंदोलन। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें अभी मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरे मूवमेंट को शहरों की ओर मोड़ना पड़ेगा। मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद,
क्या स्थिति है वामपंथी आंदोलन की, क्या स्थिति है जनवादी आंदोलन की? बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि नए उभरते मध्य वर्ग को, चाहे वो निम्न मध्य वर्ग हो या ऊपरी मध्य वर्ग, नए तबकों को जो शहरों में काम करते हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, इन तबकों को से और खास करके नई नौजवान पीढ़ी से वामपंथी आंदोलन दूर है, खाई है, इसके संबंध गहरे नहीं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज के आंदोलन ने तकनीकी क्रांति को कम करके आंका है। वो अंडर एस्टिमेशन हैज टू बी filled, that it has to, the gap has to be filled. We have to understand that new technological revolution, and only then we can establish our contacts with the middle class, with the urban middle class. बहुत जल्द ही भारत की आधी से अधिक जनसंख्या शहरों में रहेगी, और इसलिए एक उदाहरण हमारे सामने लैटिन अमेरिका का है। बहुत बातें होती हैं लैटिन अमेरिका में, वामपंथी उन्मुख सरकारें बन रही, वो इसलिए बन रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण कि लैटिन अमेरिका के जनवादी वामपंथी आंदोलन ने शहरों में अपना आधार बनाया। हमारे भी देश की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही बनती जा रही है, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग के जरिए हम संगठन कायम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग के जरिए साम्राज्यवाद और जो वित्तीय पूंजीवाद है उसके खिलाफ संघर्ष में लोगों को उतार सकते हैं, या नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पर उनको ला सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी कमी है, और इसलिए अंत में मैं ये कहूँगा कि आज मार्क्सवादी विचारधारा को 21वीं सदी के अनुरूप बदलने की जो बातें, सारी बातें जो आज से 125 साल 150 साल पहले मार्क्स ने कही, जरूरी नहीं वो ज्यों का त्यों लागू हो, या लागू भी हों, या लेनिन ने जो बातें, और ये बात वो खुद समझते थे। और इसलिए आज जो मार्क्सवादी अपने को कहने वाले क्रांतिकारी जो लोग हैं, उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे विचार में है कि वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद को आज की परिस्थिति के अनुरूप ढालें, विकसित करें। मार्क्सिज्म हैज टू बी इवॉल्व्ड, हैज टू बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू 21st century. दैट इज द फर्स्ट टास्क। ये प्रथम जिम्मेदारी है सभी क्रांतिकारियों की, जो इस सिद्धांत को, this theory of Marxism has to be raised to the present Indian situation, present world situation. This is the most. Unless the theory is developed, unless the theory is up to date, we will not be doing practice, revolutionary practice properly. जब तक वैज्ञानिक विचारधारा पूरी तरह से विकसित न की जाए, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सामाजिक कार्य है समाज परिवर्तन का, वह संतोषजनक, संतोषप्रद तरीके से पूरा नहीं हो सकता। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद है अनिल जी का। और जो जिनको बोलना बोलो। बात राव बोल रहे हैं। अब 3 नाम हम नोट कर पाए हैं जो क्वेश्चन के लिए है। एक राव जी is trying to ask something. Just for a few minutes, I don't take much time. And You see, I want. Yes. डॉक्टर शेखर और लोग भी अगर क्वेश्चन अगर रखना चाहें तो हैंड रेज कर लें, ताकि उनका नाम नोट करके एक एक करके उनको बुला सकें, अपने सवाल सामने रख सके हो, और अनिल जी फिर उसका रिप्लाई देंगे। कुछ कमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके कृष्णा जी बोलना चाहती हैं, ये इसी अलाउड टू स्पीक टू छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। वो ये है
कि साइंटिफिक मार्क्सिज्म जो पहली यूनिट है, जो पहला कदम है, वो चेंज से शुरू होता है. चेंज इज इटर्नल. Every moment it is changing, and every step is taking towards the new stage. So you have to understand in what stage you are living. You have to understand. आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पहले किस में थे, वहाँ से प्रेजेंट में आए और फिर फ्यूचर में क्या होगा. इन तीनों चीज़ों को हमें ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम अपने सही रास्ते पे चल सकते हैं. और ये प्रैक्टिस हमने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में देखा है. हमारी कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी. वो समय हमारे यहाँ पूंजीवाद का पूरा विकास नहीं हुआ था. हमें डाल रहा है मतलब स्पीक इन हिंदी ऑल्सो. ज़्यादातर हिंदी वाले वो खाली Yes, yes, yes. अभी हिंदी तो बोल रहे. बिल्कुल बिल्कुल. तो 1925 में जब पार्टी बनी तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय देश में मजदूर वर्ग की संख्या बहुत नहीं थी. बहुत बड़ा एक हिस्सा जरूर पूंजीवाद की तरफ जा रहा था, लेकिन हम तब भी पूंजीवादी समाज बन नहीं पाए थे. फ्यूडलिज्म का सामंतवाद का पूरा वर्चस्व भी था उसमें. और इसके साथ ही साथ एक नया आयाम जो उसमें जुड़ रहा था वो था कॉलोनियलिज्म. और इस कॉलोनियलिज्म का जो चरित्र था उसको भी हमने एनालाइज किया. और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश जिसमें कि सूरज अस्त नहीं होता, यहाँ होता था तो वहाँ उगता था, वैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ हमने लड़ने के लिए अपने औजार ठीक किए. हमारे पास हथियार नहीं था, हमने अहिंसा शुरू की, भूखंडता शुरू की. इस तरह की बहुत सी चीजें. इसके अलावा भी 1925 में जो लोग पार्टी में आए वो लोग सब अलग अलग लेवल पर बम बनाते थे, बंदूक बनाते थे, अपने को शिक्षा उस तरह की शिक्षा देते थे. और इसके साथ साथ एक नई चेतना भी उनमें उभर रही थी और वो चेतना की बात करती थी. तो विभिन्न देशों में जैसे एम एन रॉय थे तो एम एन रॉय तो बहुत तरह की गलतियां भी कर गए, लेकिन उनसे बहुत सारी शिक्षा मिली. जो लोग विदेश में रहते थे, भूपेंद्र नाथ, वहाँ से वो बहुत सारी चीजें नई बातें कहते थे. लेनिन के साथ रहते बहुत चीज किया. लेनिन मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई, 1920 में ही बन गई. तो ये सारी बातें हो रही थी. और कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने हर कांग्रेस में अपनी लाइन को ठीक से बनाने की कोशिश करती थी और उसको वो बड़े कोश किताबों में पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने नया लाइन दिया था. एक तो उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेज को भी एनालाइज किया. क्रांति के पहले एकदम झट से उबाल आ जाएगा और क्रांति हो जाएगी. इसको छोड़कर उन्होंने उसको कहा ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें हमको पहले डेमोक्रेसी के स्टेज पे आना पड़ेगा. इस डेमोक्रेसी के स्टेज में आने के लिए आपको कहाँ से लड़ना पड़ेगा? फ्यूडलिज्म से लड़ना पड़ेगा, कॉलोनियलिज्म से लड़ना पड़ेगा. और इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पूंजीवाद जो विकसित हो रहा है उसको भी आपको मदद करनी पड़ेगी. लड़ने के साथ मदद दोनों एक साथ करना पड़ेगा. तो हम हड़ताल भी करते थे और उसका साथ भी देते थे. जहाँ भी ब्रिटिश फौज से लड़ने की बात होती थी, जहाँ भी हमारे मेरठ के एसपीसी केस में हमारे सारे लीडर्स थे. तो वो जो लड़ाई थी वो सीधे कॉलोनियलिज्म के साथ अटैक करती. तो ये जो हमने सारे स्टेप्स डिसाइड किए पार्टी के, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है. तेलंगाना मूवमेंट हुआ, फ्यूडलिज्म के खिलाफ बहुत कड़ा मूवमेंट हुआ, पार्टी उसमें जोरदार ढंग से थी. तो हमारी पार्टी स्थिति की विवेचना तो करती रही है और हमारे लीडर जिनके विचारों को पढ़ने से लगता है कि उनके अंदर भी इस तरह की सोच थी. हमें हर कदम को विश्लेषण करके आगे बढ़ना. अब दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आई जब अनिल बोल रहा था कि हम शहर की ओर ही क्यों जाए. भैया बात ये है कि हम शहर में सारे कारखाने, शहर में सारी की सारी वर्किंग क्लास रहती है. गाँव में कारखाने नहीं, गाँव से वो जाते हैं वहाँ पर प्रयाण करते हैं.
और जाकर वहाँ पे मजदूर बनते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा मूवमेंट जो है AITUC का मूवमेंट जो है तो मेरे ख्याल से AITS से बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो इसलिए है कि उनके पीछे मजदूर की ताकत है। अब यहाँ पर मजदूरों की ताकत है और उनका शोषण हो रहा है, वो सब तो है, खास करके अभी की परिस्थिति में तो काफी चिंतनीय है। सबको एनालाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, रास्ता भी अब ढूंढना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अर्बन और अर्बन और रूरल, इन दोनों को हमें अब धीरे धीरे ये अंतर ही खत्म होता जा रहा है। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, ये अंतर ही ऑलमोस्ट बहुत आप देख नहीं सकते अंतर को। सारे शहर जो है वो गांव से ही विकसित होकर वो शहर बन गया, जहाँ पर फैक्ट्री हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया। अत्याचार होता है तो सब पे अत्याचार होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चूंकि मार्क्स ने बोला था कि चेंज इटर्नल, चेंज कभी रुकता नहीं है और वो इटर्नल है, उस चेंज के साथ साथ हमें भी चलने की एक क्षमता अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। अगर हम उस हर कदम को समझते हुए उठाएं तो आज हम AI के लिए भी ये कदम जो अभी हुआ है, इट्स ऑफ कोर्स ए ट्रांजिशन, इसका कोई हाइंडसाइट नहीं है, इसका कुछ बैक में कुछ भी नहीं है। बैक की सारी ताकतों को आप ले लीजिए, टर्म्स को ले लीजिए, सिद्धांतों को ले लीजिए, तो आज जो युग आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन ऑब्सोलीट हो गया, वैल्यू ऑब्सोलीट हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्सोलीट हो गया। तो ये बिल्कुल एक नई समझ है और मार्क्सिज्म एक मेथोडोलॉजी है, अपने आप में सिद्धांत जरूर है लेकिन वो रास्ता दिखाता है, वो एक तरीका है, पद्धति है। उसको भी हम हर कदम पर इवॉल्व करते चल सकते हैं और पूरी एक सारा जी 1 minute. We are very thankful to Comrade Krishna ji, and now we are going to start question session. एक सवाल हमारा भी नोट कर लिया जाए कि आई थिंक 1707 के बाद में डॉक्टर रंगीला शर्मा ने लिखी थी, भारत में औद्योगिक क्रांति और आधुनिकीकरण ऐसे करके, आधुनिकीकरण करके था, ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हमारा सोचना ये है कि भारत में साम्राज्यवाद का पूरा स्वरूप सामने आ चुका था ये अंग्रेजों के समय में, और वह काल जो है लेनिन के पहले का था। तो ये कॉलोनियल जो हम कहते हैं कि रूल जो था, ये एक तरह का एक साम्राज्यवाद का पूरा उदय हो गया भारत में। पूंजीवाद जो है ये साम्राज्यवाद के बाद उसका विकास हुआ, वो आया। इस बात को भी अनिल जी इस क्वेश्चन को भी ले लेंगे, और आई वुड लाइक टू इनवाइट टू आस्क द क्वेश्चन कॉमरेड नारायण राव। So, I just wanted to extend my opinion after Amit Kumar's intervention. So that is, I just would like to tell only two or three things. We have to go to the masses, not with the unknown terminology, but with the known terminology. See, from known categories, we have to go. The known permanent categories
Indian society are caste, language, religion, region, they are all part of the culture. So the people will understand the language in which their culture is molded. And also one's life and consciousness. These caste, language, region and religion are permanent. They are permanent known categories. Whereas craft will be changing in one's life. That is what is happening during the developing societies. So, unless we speak in their language, unless we bring the cultural aspect into our discourse, then we will be lagging behind. Still more, aligning from the masses. That's what in gist I want to tell. Other things you have to think. I don't want to enlarge that because the examples are many. As far as Andhra Communist Party growth is concerned, it came mainly on the Vishalandra Telugu settlement. And in Kerala also, MS was heading the Aika Keralayam movement. Like that, though this language also mattered, and the Kerala Communist Party participated largely on the social reform movement. So all these things have contributed for the growth of the Communist parties, the regions, which we have to now think. That's all which I think. हाँ, अमित जी को बाद में हम अवसर देंगे क्योंकि उनको कुछ जवाब भी देना है और सवाल भी रखना है। और जो लोग